Hello students, welcome back again in the last chapter of 12th class chemistry, that is biomolecules। बेटा ये जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है ये डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट चैप्टर है बेटा। इसके बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड वैसे तो आपके सिलेबस में दो और चैप्टर थे बेटा जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स। दोनों चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें टाइम लगेगा तो हम डेफिनेटली उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे बेटा, आज अपने स्टार्ट करेंगे हम लास्ट चैप्टर, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। 11th क्लास के जो बायो के बच्चे हैं और उनके पास ये चैप्टर बायोलॉजी में होता है, बायो मॉलिक्यूल्स बेटा। लेकिन जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे डोंट हैव दिस चैप्टर। ठीक है दोस्तों, उनके पास जो चैप्टर है वो 12th क्लास की केमिस्ट्री में है। और ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, दोनों केसेस है, क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी जनरल चीजें पता चलती है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बेटा, तो देखो जो नाम है इस चैप्टर का वो अपने आप को स्पेसिफाई कर ही रहा है। जो मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स बेटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स विच are involved in biological activities are known as biomolecules। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है, अब देखो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब हम बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को कंसिडर कर चलते हैं बेटा। एग्जांपल लें इसके हम लोग, तो फर्स्ट मैं बताता हूं आपको, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड बेटा प्रोटीन। थर्ड न्यूक्लिक एसिड्स। फोर्थ लिपिड्स। फिफ्थ विटामिन्स। सिक्स्थ एंजाइम्स। सेवंथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। देखो ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको आप लिटरली और जनरली आपने सुना भी होगा इनके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन। इस चैप्टर के अंदर जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हमें दे रखा है बेटा, इस साल हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट डिलीट हो गया सिलेबस में से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे बेटा। प्रोटीन्स को चेक करेंगे हम लोग एंड न्यूक्लिक एसिड को चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। वैसे तो आपने एंजाइम्स जो है बेटा वो पढ़ा हुआ है, हार्मोन्स इतने सिलेबस में नहीं है बेटा। विटामिन्स की भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे बेटा। तो लिपिड्स एंड हार्मोन्स आर नॉट इन द केमिस्ट्री सिलेबस बेटा। क्लियर है? तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, 5 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बेटा। क्लियर है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं वो एनर्जी का सोर्स है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करनी चाहिए। आजकल तो बेटा देखो सबको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं। आजकल तो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं कार्ब है इसके अंदर। अगर आप आलू खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप चावल खा रहे हो, राइस खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप इवन चपाती खा रहे हो तो तब भी बोलते हैं लोग कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है बेटा। मतलब ये आपको बहुत सारी एनर्जी देते हैं। अब ये एनर्जी देते कैसे हैं बेटा? तो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करते हो वो हाइड्रोलिसिस होके आपको ग्लूकोज वगैरह देती है, एंड ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। तो ऐसी कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट है और क्या होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का केस? पहले हम सोचते थे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस रिसर्च, हम ये सोचते थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग
जनरल फॉर्मूला CxH2O CxH2O ये कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा। हम कहते हैं कि CxH2O जो है जनरल फॉर्मूला है किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का। पहले हम ये मानते थे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है CxH2O इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी कार्बोहाइड्रेट। इस फॉर्मूले को फॉलो करके हमें कुछ और भी मॉलिक्यूल मिलते हैं बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा इसमें, अगर मैं x की जगह पे यहां पे 6 लिखता हूं और y की जगह पे अगर मैं 6 प्लेस करता हूं, x और y की जगह 6 रखता हूं बेटा, तो आई विल गेट C6H12O6। दिस इज अ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट है। दिस ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है कि ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है बेटा, वो इस जनरल फॉर्मूले से ड्राइव किया जा सकता है। लेकिन जब हमने बेटा यहां पे वैल्यू 2 रखी, इफ यू प्लेस वैल्यू 2, x की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, 2 लिख दिया, और y की जगह पे हमने क्या प्लेस कर दिया बेटा, वी प्लेस 2 ओवर हियर। तो जो हमें फॉर्मूला मिला बेटा, वो हमें मिला CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्या मिला, देखो CH3, C कितने हैं, 2, C2, H कितने हो जाएंगे बेटा, 4, O कितने हो जाएंगे, 2। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड बेटा, और दिस एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कुछ ऐसे भी फॉर्मूले, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमें मिल रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे बेटा। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे रिलाई नहीं किए। जो डेफिनेशन दे रहे थे बेटा कि ये हाइड्रोक्साइड्स हैं या वाटर के साथ एसोसिएट होते हैं कंपाउंड, वो नहीं थे बेटा। एक ऐसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं रैमनोज बेटा। इस रैमनोज की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बेटा C6H12O5 बेटा, ये होती है। एंड दिस रैमनोज डज नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती बेटा। अगर आप x की जगह देखो बेटा, यहां पे 6 पुट करोगे और y की जगह भी 6 पुट करोगे, तो यू विल गेट 6 ओवर हियर, बट वी हैव 5 ओवर हियर। सो दिस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट डज नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को अबंडेंट कर दिया गया, छोड़ दिया गया बेटा। हम कहते हैं कि यार ये फॉर्मूला तो फिट ही नहीं हो रहा, हर एक के लिए, हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि इस फॉर्मूले को छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर एक नई डेफिनेशन आई इसी कार्बोहाइड्रेट की, और वो नई डेफिनेशन थी बेटा, दैट वाज क्वाइट करेक्ट। डेफिनेशन जो आई नहीं बेटा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें नई की जो, तो इसमें क्या होता है, नई डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि नई डेफिनेशन अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, ये वाई है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ aldehydes and ketones. Carbohydrates are polyhydroxy derivative of aldehyde and ketone. aldehyde और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं बेटा। मतलब जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हम स्टडी करेंगे वो या तो एल्डिहाइड का कोई कंपाउंड होगा पॉलीहाइड्रोक्सी, या फिर कीटोन का कोई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है बेटा। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे ग्लूकोज की, मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको बहुत सिंपल से केस लेके चल रहा हूं, और दोनों सिंपल केस आपको बताता हूं यहाँ पे। देखो, अगर मैं एग्जांपल लिखूं इस केस के अंदर, तो एग्जांपल पे मेरे पास ग्लूकोज याद आता है बेटा हम लोगों को, तो ग्लूकोज बहुत कॉमन वर्ड है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6 होता है। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आई हैव 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन इन द चेन। 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन में फर्स्ट कार्बन के साथ वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप, एंड थर्ड कार्बन के साथ वी हैव OH ग्रुप, और बाकी सब OH ग्रुप किधर होंगे, दैट आर प्रेजेंट ऑन द
राइट हैंड साइड ऑफ दिस चेन बेटा, OH एंड OH, यहां पे क्या होगा CH2OH। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा यहां पे कि बताओ यहां पे कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हैं, तो ये भी आपको रखना होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई यहां पे कितने हैं, हाउ मेनी केसेस आर देयर, तो हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन आर देयर, तो आप क्या कहोगे, देखो बेटा यहां पे शो करोगे, क्या ये सेकंड कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल, यहां पे H ग्रुप OH ग्रुप है, यहां पे H ग्रुप है और एक COH ग्रुप है एंड द रेस्ट वन इज दिस ग्रुप। तो दिस कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बेटा। तो 1 इन द सेम मैनर, 2 इन द सेम मैनर, 3 इन द सेम मैनर, 4। तो वी हैव 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ओवर हियर बेटा। ठीक है, तो 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। जितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या दे देते हैं बेटा, हम बोल देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बेटा, क्लियर है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो अगर हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं बेटा, तो हम कहेंगे आइसोमर्स, तो वो होता है 2n बेटा। ठीक है, अब 2n मतलब 2^4, और इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करो एंड देन यू विल गेट 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो यू विल गेट 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इन दिस केस बेटा। तो देखो ये मेन आपको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स इसलिए बता रहा हूं कि कॉम्पिटिशन में कई बार पूछ लेते हैं। सेकंड, मुझे यहां पे ये आपको क्लियर करना था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो OH 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 लगे हुए हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ये किसका डेरिवेटिव है बेटा, एल्डिहाइड का। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप बेटा। इन द सेम मैनर यू कैन शो अदर मॉलिक्यूल इन विच द कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट एंड दैट इज व्हाट, फ्रक्टोज। ये भी एक एग्जांपल ही है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है बेटा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर एक दूसरे का रिलेट है तो किस तरह होंगे बेटा, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो हमने शो कर दिया C6H12O6। अब यहां पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, वी हैव 6 कार्बन ओवर हियर। लेट मी सी whether it is visible or not. Little bit the last one is not visible, so make it short. C, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो 3 6 आ गए। अब यहां पे क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O होता है बेटा। ठीक है, कीटोन ग्रुप लगा होता है, और फर्स्ट कार्बन पे CH2OH। यहां पे भी थर्ड कार्बन पे क्या होगा बेटा, OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द रिमेनिंग OH ग्रुप ऑन द रेस्पेक्टिव कार्बन्स आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये आगे। अब देखो इस केस के अंदर बात करें तो यहां पे ये कीटोन ग्रुप हो गया एक, दिस इज व्हाट, कीटोन, और कितने सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं। कीटोन तो है, साथ में OH ग्रुप ही है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन भी बन गया, तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बेटा। क्लियर है। अब देखो यहां पे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन आर देयर इन दिस केस, तो आप क्या कहोगे बेटा, देखो यहां पे इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन की बात करोगे, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस वन इज कायरल कार्बन। ओनली 3 कार्बन्स आर देयर, देयर आर कायरल कार्बन्स बेटा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिल जाएंगे यहां पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे बेटा यहां पे, 2n मींस यू विल गेट 8 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स इन दिस केस। तो देखो ये बहुत सिंपल से बहुत
ऐसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताए हैं जो फर्दर किसी और सिंपलर यूनिट में डिसोशिएट नहीं कर सकते अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व करो बेटा। क्लियर केस? तो ये केस दो बताया बेटा, बहुत सिंपल से कार्बोहाइड्रेट है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा, इसी में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से क्लासिफाई किए जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस। तो मैं थोड़ा बड़ा रब कर दूं, ये आप नोट कर लो, मैं यहां पर जो लिखता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates on the basis of classification of carbohydrates on the basis of हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेस पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हो बेटा, तो वहां पे क्या मिलेगा, ये मैं थोड़ा रब कर रहा हूं बेटा, आपको पता चल गया 2⁴ मतलब 16, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बेस पे क्लासिफाई करें तो हमें 2-3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स, ठीक है बेटा। अब मोनो का मतलब क्या होता है, एक, सैक्राइड मतलब यूनिट, ठीक है। अपॉन हाइड्रोलिसिस, upon hydrolysis they do not undergo dissociation into simpler units. They do not undergo डिसोसिएशन इनटू सिंपलर यूनिट्स बेटा। सिंपलर यूनिट्स में डिसोसिएशन शो नहीं करते बेटा, दे डू नॉट अंडरगो इनटू सिंपलर यूनिट्स में डिसोसिएशन नहीं होता है। डन। जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो ये ऐसा रहेंगे, मतलब वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तो इनसे ज्यादा कोई सिंपलर यूनिट और होती नहीं है, इसलिए आपको मिलेगी भी नहीं बेटा। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल की बात करें यहां पे, इफ यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो that is I have written over here glucose, fructose, राइबोज एक्सेट्रा बेटा। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको फर्दर आप डिसोशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एज इट इज ये सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको मिलके और कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, लेकिन इनको आप फर्दर डिसोशिएट नहीं कर सकते। और जिनको फर्दर डिसोशिएट नहीं कर सकते या सिंपलर यूनिट में नहीं तोड़ सकते, उनको हम मोनोसैक्राइड्स कहते हैं बेटा। अब देखो दूसरा केस बेटा, सेकंड वन, इनको बोलते हैं ऑलिगोसैक्राइड्स। व्हाट वी कॉल इट, ऑलिगोसैक्राइड्स, ठीक है। ऑलिगोसैक्राइड्स की बात करें, अपॉन हाइड्रोलिसिस, they undergo dissociation into simpler monosaccharides unit. They undergo dissociation into simpler monosaccharide unit that may be if there are 2 units beta, if 2 units तो उनको बोलते हैं डाइसैक्राइड्स। अगर 3 यूनिट्स देते हैं डिसोसिएशन के बाद तो ट्राइसैक्राइड्स। अगर 4 दे रहे हैं डिसोसिएशन के बाद तो टेट्रासैक्राइड्स एंड सो ऑन, पेंटासैक्राइड्स, हेक्सासैक्राइड्स,
हेप्टासेक्राइड्स, ऑक्टासेक्राइड्स, नैनोसेक्राइड्स एंड डेकासेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो वो 2 से लेके अप टू 10 यूनिट्स तक देते हैं बेटा, बस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। डेकासेक्राइड्स, इफ यू आर हैविंग मोर देन 10, इफ अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर आपके पास कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी हाइड्रोलिसिस करके आपको 10 से ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ओलिगोसेक्राइड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर यहां पे ओलिगोसेक्राइड्स के केस के अंदर अगर मैं लिखूं यहां पे सिंपलर, तो n की वैल्यू 2 से लेके n की वैल्यू 10 तक होनी चाहिए। मतलब जो मोनोमर मिले हमें यहां पे वो n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 10 तक के केस में मिलना चाहिए बेटा। और उस केस की बात करें बेटा तो हम बोलते हैं उनको ये ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। और हमारे सिलेबस में बेटा डाइसेक्राइड्स मेंशन किए हुए, मतलब वैसे तो नहीं है लेकिन जो सिलेबस में था बेटा आपके पास उसमें डाइसेक्राइड का केस बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो इन दैट केस वी हैव डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का केस। नोट करो बेटा इसको, फिर मैं आपको थर्ड टाइप बताता हूं। फर्स्ट सेकंड तो हो गई, नाउ विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स बेटा। देखिए बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट की। बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा इसमें, क्लियर है? तो टॉक अबाउट थर्ड फॉर्म इन दिस केस, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स बेटा। क्या कहते हैं हमें? पॉलीसेक्राइड्स कह देते हैं। थर्ड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है ना? इनको कहते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, they give more than 10 monosaccharides units। क्या होता है? अगर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड की यूनिट देते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा? पॉलीसेक्राइड्स कह देते हैं। क्लियर है? अब देखो पॉलीसेक्राइड्स, मैंने यहां पे डाइसेक्राइड के एग्जांपल ही दिए। इफ यू वांट टू राइट द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड यू कैन राइट इट ओवर हियर बेटा। देखो चलो मैं आपको आगे दे दूंगा एग्जांपल। पहले पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल देता हूं यहां पे। एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च आ गया बेटा, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एक्सेट्रा, दीज आर पॉलीसेक्राइड्स बेटा। ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलेंगे बेटा। क्लियर है? अब देखो ये आ गया हमारे पास पॉलीसेक्राइड केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो यहां पे हमने जब क्लासिफिकेशन की इनकी कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड को हम ओलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। अगर एक यूनिट होती है सिर्फ तो मोनोसेक्राइड, अगर एक से ज्यादा यूनिट्स होती हैं मतलब और 10 से ज्यादा यूनिट होती हैं और यहां पे
ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, जिसका हमें पता ही नहीं कितना नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेगा। अब देखो बेटा, यहां पे हमने ये तो बता दिया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड होते हैं, तो इनके ना कुछ स्पेशल नेम्स भी हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन। अगर कार्बन जितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो एक जनरल नेमिंग है, आप वो नेमिंग याद रखो थोड़ी सी। देखो कैसे, जनरल नेमिंग बेटा, जनरल नेमिंग, to talk about general naming of this compound, what I have in this case, number of carbon, कार्बन्स कितने होते हैं बेटा, ठीक है, to talk about number of कार्बन, फिर हम क्या यूज करेंगे, नेमिंग, ठीक है बेटा। फिर अगर एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप इसमें तो क्या होगा, अगर कीटोन है तो क्या होगा, थोड़ा सा याद रख लो टाइम, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास सपोज करो 3 है तो विल यूज वर्ड ट्रायोज। अगर 4 है टेट्रोज, अगर 5 है बेटा पेंटोज, 6 है हेक्सोज, 7 है हेप्टोज एंड सो ऑन। इस तरह चलते रहते हैं बेटा, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ट्रायोज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा तो याद रखना इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंड दैट वर्ड इज नोन एज एल्डो। वर्ड वी यूज एल्डो बिफोर दिस नेमिंग। अगर आप पास कीटोन है तो वर्ड वी यूज कीटो, ठीक है। तो क्या नेमिंग बन जाएगी देखो इसकी, इसको बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज। इसको वो क्या बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। क्या लिखिए आगे, क्या लिखेंगे देखो इसमें, कीटो ट्रायोज। अगर कीटोन ग्रुप है यहां क्या लिखोगे, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज एंड दैट इज कीटो हेप्टोज। ये हम नेमिंग करते हैं, क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन 3 4 5 6 7। नेमिंग इस तरीके से करेंगे, नेमिंग क्या आएगी इनकी, नंबर ऑफ कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा एंड कीटोन ग्रुप क्या होगा बेटा, ठीक है। तो उस तरीके से नेमिंग कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ये रेस्पेक्टिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको मिल जाते हैं बेटा इस तरीके से। डन बेटा, क्लियर है केस। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब यहां पे हम बात करेंगे सिंपली पहले ग्लूकोज की बेटा। विल टॉक अबाउट ग्लूकोज ओवर हियर, ठीक है। किस तरीके से ग्लूकोज को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में 1-2 बार देखी गई है बेटा कि किस तरीके से क्या क्या कंपाउंड बनता है केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में। चलो फिर हम बात करते हैं बेटा, पहले ग्लूकोज से शुरुआत करते हैं।
ग्लूकोज। आपको पता है बेटा ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 बेटा, क्लियर है? अगर इसको बोलना चाहो तो आप एल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हो। दिस ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। हाउ प्रिपेयर, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो प्रिपेयर करना ग्लूकोज को बेटा क्या है? बहुत आसान है। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको? देखो यहां पे मैंने 1 लिख लिया बेटा। ए बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे सुक्रोज की, विच हैज फॉर्मूला C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेटा। यू मे ऐड अल्कोहल टू इट टू जस्ट गिव एसिडिक इफेक्ट एंड हीट इट। यू विल गेट C6H12O6 प्लस C6H12O6 बेटा, आपको ये मिलेगा। The first molecule or the one molecule out of the two is glucose and the second one is fructose। एक क्या होगा बेटा उसमें? ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा बेटा उसमें? फ्रक्टोज। तो इन दिस मैनर यू कैन प्रिपेयर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फ्रॉम देयर बेटा, ठीक है। बी बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर भी लगाना पड़ता है क्योंकि स्टार्च है पॉलीमर। स्टार्च क्या बेटा? एक पॉलीमर है। C6H10O5N, ये स्टार्च होता है। C6H10O5, दिस इज व्हाट? स्टार्च। डन। इसकी आप हाइड्रोलिसिस करो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टेम्परेचर, आई थिंक 343, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतने इस केस के अंदर बेटा जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल गेट द n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसके आपको n मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो इन दिस मैनर यू कैन इजीली प्रिपेयर ग्लूकोज। तो देखो जो आपका राइस है, पोटैटो है, या आप कहो कि व्हीट है जिससे आपकी रोटी बनती है बेटा, उन सब में स्टार्च होता है और जब आप खाते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, उनकी होती है बॉडी के अंदर, तो दैट विल गिव यू ग्लूकोज। वो आपको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज की फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स यू एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं ग्लूकोज को बेटा। दीज आर टू मेथड बाय विच यू कैन इजिली प्रिपेयर ग्लूकोज। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, द सेकेंड वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन बोथ केसेस। नाउ विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा यहां पे ग्लूकोज की, तो क्या लिखूंगा? देखो केमिकल बिहेवियर या केमिकल, चलो बिहेवियर लिख देता हूं, ऑफ ग्लूकोज टूवर्ड्स, केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज टूवर्ड्स क्या बेटा? केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज टूवर्ड्स किसके? डिफरेंट रिएक्टेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट अगर केमिकल से ये रिएक्ट करेगा तो किस तरीके का केमिकल बिहेवियर शो करेगा बेटा ग्लूकोज? देखो फर्स्ट केस बहुत इजी केस है बेटा, इसमें भी ए बात करें यहां पे, अगर आप C6H12O6 को HI का ऐड करा रहे हो बेटा, देन डेफिनेटली यू विल गेट CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 एंड CH3। इसको बोलते हैं N हेक्सेन।
जब आप ग्लूकोज को HI हाइड्रोजन आयोडाइड से ऐड कराओगे तो यू विल गेट एन हेक्सेन इन दैट केस। तो याद रखना एन हेक्सेन मिलता है HI से रिएक्ट कराने पे, किसको? ग्लूकोज को बेटा। क्लियर है? तो ये केस कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे तो कितनी हाइड्रोजन है बेटा? 12। तो 3 5 7 9 11 और 3 14। तो रिडक्शन होगी कि नहीं होगी? इसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन निकल गई है, हाइड्रोजन क्या हो गई बेटा? यहां पे ऐड हो गई है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन होना। डन। तो ये केस आ गया बेटा यहां पे हमारे पास। अब देखो दूसरा केस। दूसरा केस देखो बेटा, अगर आप इसको ग्लूकोज को C6H12O6 को रिएक्ट कराओगे बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये ऑक्सीडेशन करता है इसका ब्रोमीन वाटर के साथ। तो दैट ब्रोमीन वाटर विल ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को, मतलब फर्स्ट कार्बन पे जो CHO ग्रुप था उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा बेटा। तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, COOH पहली पोजीशन पे COH मिलेगा, देन यू विल गेट CH2OH एंड CH2OH। ठीक है बेटा? क्या मिलेगा? 1 2 3 4 1 2 3 यहां CH आएगा बेटा, एंड दैट विल बी 4। ये भी H है बेटा, OH। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, व्हाट वी कॉल इट? ग्लूकोनिक एसिड बेटा। डन। ये केस मिल गया। तो ब्रोमीन वाटर से ऐड करा के हमें क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है वहां पे बेटा। क्लियर है? अब देखो थर्ड केस। इसमें थर्ड केस की बात करें तो क्या आएगा? देखो देखो बेटा, अब बात करते हैं सी। नाउ टॉक अबाउट सी बेटा। सी है, अगर मैं ग्लूकोज को, ध्यान से सुनना बेटा, ये आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, CHOH4 एंड CH2OH, ये ग्लूकोज है बेटा। अगर मैं ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऐड कराता हूं NH2OH के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देन आई विल गेट, देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऐड करा के हमें ऑक्साइम मिलता है बेटा, वी गेट ऑक्साइम। या आपने किया कि एल्डिहाइड से ऐड करेगा, यहां से वाटर निकल जाएगा। जब यहां से वाटर निकलेगा बेटा तो क्या होगा बेटा? यहां से H2 निकल जाएगा एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड NOH बेटा, एंड द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या मिलेगा बेटा? यहां पे ग्लूकोज ऑक्साइम मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। ये पढ़ा हुआ है बेटा हमने। इसी तरीके से अगर मैं इसको HCN से ऐड करा दूंगा, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो जो पहले वाला कार्बन है वहां पे जाकर एडिशन हो जाएगा बेटा। क्या मिलेगा मुझे? OH एंड दिस CHOH4 एंड CH2OH। इसको हम बोलते हैं साइनोहिड्रिन। साइनोहिड्रिन ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऐड कराओगे तो यू विल गेट ऑक्साइम। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है बेटा? एंड दिस इज साइनोहिड्रिन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड अगर आप इनसे ऐड कराओगे तो ये केस आपको मिलेगा बेटा। डन। अब देखो डी, टॉक अबाउट डी ओवर हियर।
ठीक है, ABCD रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो बेटा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज यू नो। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कराऊं इसको, तो आई हैव एल्डिहाइड CHOH एंड CH2OH बेटा। If I treat this with nitric acid HNO3, डन बेटा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे COH OH4 COH and this is known as saccharic acid. Saccharic acid, ठीक है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है बेटा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज व्हाई इट विल ऑक्सीडाइज दिस ग्लूकोज टू सैक्रिक एसिड। अगर ब्रोमीन वाटर से कर रहे हो बेटा, याद रखना दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and that will give you gluconic acid in which only CHO group will oxidize to give you that particular compound. But this nitric acid is a good oxidizing agent, that is why it will oxidize the first one and the sixth one which are free, उनको oxidize करके आपको respectively saccharic acid दे देगा बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो बेटा E, बेटा go over the E point over here, that is reaction with acetic anhydride, reaction with acetic anhydrides। ठीक है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो हम यहां पे विल से ओवर हियर बेटा क्या कहेंगे, ग्लूकोज लो CHOH4 एंड CH2OH। जब आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस O, इससे रेड कराते हो बेटा, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक anhydride। When you react with acetic anhydride to this glucose, तो what has happened over here बेटा, क्या होगा यहाँ पे, ये सारे के सारे जो OH वाले ग्रुप हैं they are converted to acetate। तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है बेटा H निकल जाएगा यहां से, और ये पूरे का पूरा अंदर वाला ग्रुप है यहां पे अटैच हो जाएगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस CHO C डबल बॉन्ड O CH3। ये कितने मॉलिक्यूल है, 4, एंड नेक्स्ट क्या है CH2 था यहाँ पे, तो इधर लिख देता हूं H2O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बेटा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये कुछ रिएक्शन थी ग्लूकोज की बेटा जो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इस तरीके से हम ये रिएक्शंस को शो करेंगे। ठीक है बेटा,
तो इससे आगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होते हैं बेटा और किस तरीके से हमारी कार्बोहाइड्रेट काम करती हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।